पहले शेयर होल्डर्स को ये बताना है कि किस डेट पे रिवैल्यूएशन हुई है। हमें ये सब कुछ कहां से पता चलेगा? हमने अज्यूम नहीं बटा करना, हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी, हमने बस उस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को शेयर होल्डर्स के लिए लिखना है। हमें एग्जामिनर को ये बताना है कि रियल लाइफ में हम इस काबिल हो गए हैं कि हम शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोजर्स लिख के दे सकते हैं। तो डाटा होगा, हमने ये याद रखना है कि क्या क्या डिस्क्लोज करना। तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जो बतानी होती है? इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। लेकिन एक सेकंड ब्रैकेट में जाएं, समटाइम्स हम जब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें एक से ज्यादा रिवैल्यूएशन डेट्स होती हैं, तो इस केस में सारी डेट्स नहीं बतानी, सिर्फ आपने आखिरी डेट बतानी है। लेटेस्ट मींस पहली या आखिरी। मसलन एक सेकंड के लिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 में जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 का पेज नंबर मुझे एक दफा बता देंगे। पेज 22 पे जाएं, इससे पॉइंट नंबर 3 पढ़े जरा। कौन कौन सी डेट्स पे रिवैल्यूएशन हुई थी? हम बस अपना डिस्क्लोजर बनाते हुए कौन सी डेट लिखेंगे? 1 जनवरी 2016। तो अगर एक से ज्यादा रिवैल्यूएशन डेट्स हो तो आपने आखिरी मींस लेटेस्ट डेट लिख देनी। सेकंड पे आए। सेकेंडली फिर आपने, ये मैं कुछ दिनों से आपको बता भी रहा था, वेदर इंडिपेंडेंट वैल्यूअर वाज इन्वॉल्व। ये भी बताना है कि क्या रिवैल्यूएशन किसी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने की है। ये भी हो सकता है कंपनी ने अपना कोई वैल्यूएशन डिपार्टमेंट बनाया हो, तो अगर खुद की है वो बता देना है। अगर किसी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने रिवैल्यूएशन की है, ये कौन होता है वैल्यूअर? वो कंपनी जो फेयर वैल्यूज डिटरमिन कर रही है। तो अगर किसी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने ये काम किया तो ये भी बताना है, और फिर उसका अगर क्वेश्चन में नाम है तो वो भी शेयर होल्डर्स को बताना है। तो जरा दोबारा जाएं पेज 22 पे। क्या वहां किसी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने ये काम किया है और उसका नाम भी अवेलेबल है? तो डेफिनेटली हम फिर ये दोनों चीजें लिख देंगे। ऑब्वियसली अगर इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का नाम ना हो तो हमने अपनी तरफ से अज्यूम करके नहीं बताना, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही होगी। हमें सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि इसे लिखना है, कैसे लिखना है वो इंशाल्लाह मैं आज बता के ही जाना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 3, नहीं मैंने एक और सस्पेंस खत्म करने की कोशिश की है। आपके जहन में मुसलसल शायद ये आ रहा था कि आज हम ये करेंगे कैसे, तो आप टेंशन नहीं लें, इंशाल्लाह आज करके जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 की इंग्लिश बहुत टफ आ गई है, अब हम हंसना और मजाक करना अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर ईच रिवैल्यूड क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक वर्ड जरा अंडरलाइन करें, क्लास, क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक पेज जरा कंडी और पीछे, बुक में एक पेज पीछे, पेज कौन सा था आपका? पेज 15 पे है जरा। पेज नंबर 15 के एंड पे, पेज नंबर 15 पे बहुत से पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनमें से सारी बातें तकरीबन हो चुकी हैं। आप इस वक्त मेरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ उसको समझने के लिए पॉइंट नंबर 9 जरा ढूंढें। कौन सा पेज है, कौन सा पॉइंट है? आराम से मेरे साथ पढ़ें। If an asset is revalued, then all the assets in the class of the asset needs to be revalued। पहले तो यहाँ जरा एक मिनट रुके, पहले तो ये जरा फाइनल करना। वो कहता है अगर किसी एसेट को आपने रिवैल्यू किया है, then all assets in the class of assets need to be revalued। ये भी I-16 की एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन what is the meaning of class? नेक्स्ट लाइन पढ़ें। हाँ जी कैटेगरी, लेकिन कैटेगरी किसका मतलब? एक सेकंड जरा। The following are the examples of classes of property plant and equipment। देखिए जब हम वर्ड यूज करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो इससे क्या क्या जेहन में आता है? वो सारे एसेट्स जेहन में आते हैं जो यूज कर रहे हैं हम, लेकिन एग्जांपल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर मशीनरी, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सारे एसेट्स जेहन में आते हैं। इन अदर वर्ड्स कंसंट्रेशन जरा, ये जो डिफरेंट इंग्लिश में हम नेम बोल रहे हैं एसेट्स के, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर्स, ये जो प्लांट, लेकिन प्लांट के लिए अक्सर हम प्लांट एंड मशीनरी बोल देते हैं। ये जो डिफरेंट इंग्लिश के वर्ड्स हम बोल रहे हैं एसेट्स के लिए, यही डिफरेंट वर्ड्स जो हैं ये क्लासेस कहलाते हैं। तो मतलब इसे कोई साइंस ना बनाए। मसलन क्या व्हीकल्स इज अ क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? लेकिन अगर आपके पास 20 व्हीकल्स हैं तो हर व्हीकल इज अ क्लास। व्हीकल इज अ क्लास ऑफ एसेट्स, इज अ क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। उसमें यकीनन एक से ज्यादा व्हीकल्स हो सकती हैं। बिल्डिंग्स इज अ क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसमें ऑफिस बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, हेड ऑफिस बिल्डिंग भी हो सकती है, कल जिस तरह एग्जांपल्स आई हैं। तो ये जो मेन इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनसे हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आइटम्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्लास ऑफ एन एसेट, क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। एक लिस्ट पढ़े जरा, नीचे बनी हुई है।
व्हाट इज लैंड? अब अगर आपके पास जो लैंड है वो फॉर एग्जांपल दुबई में भी है, कोई पाकिस्तान में भी फॉर एग्जांपल आपने बहरिया टाउन में कोई प्लॉट खरीदा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंग्लैंड में भी है, तो क्लास लैंड ही है, उसके अंदर फिर डिफरेंट प्लॉट्स आपके डिफरेंट जगहों पे हैं, ठीक है। इस तरह मशीनरी नंबर 1 है, मशीन नंबर 20 है, मशीन नंबर 500 है, 500 मशीनें हैं, तो मशीनों की क्लास एक ही है लेकिन उसमें बहुत सी मशीनें हो सकती हैं एंड सो ऑन, फर्नीचर की भी डिफरेंट आइटम्स हो सकती हैं। तो अब जो हमने पॉइंट नंबर 9 के शुरू में एक सेंटेंस पढ़ा है, इफ एन एसेट इज रिवैल्यूड देन ऑल एसेट्स इन द क्लास नीड्स टू बी रिवैल्यूड, इसको भी जरा फाइनल कर लेते हैं जरा। अगर किसी व्हीकल को आपने रिवैल्यू किया है तो क्या इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आपने बिल्डिंग्स को भी रिवैल्यू करना? इसका मतलब फिर सारी व्हीकल्स को करना। अगर किसी एक बिल्डिंग को की है तो स्टैंडर्ड में ये रिक्वायर्ड है कि अगर किसी एक क्लास के एसेट, किसी क्लास के एक एसेट को रिवैल्यू करेंगे तो फिर उस क्लास के सारे एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे। एक सेकंड के लिए जरा पेज नंबर 22 पे जाए, वहां तो मेरा ख्याल है फिर गलत हो गया यार, बिल्डिंग को हमने रिवैल्यू कर लिया है लेकिन इक्विपमेंट को किया नहीं, वो डिफरेंट क्लासेस हैं, तो इट इज क्वाइट एक्सेप्टेबल कि कोई एक क्लास रिवैल्यू हो जाए और कोई दूसरी क्लास रिवैल्यू ना हो, लेकिन अगर किसी क्लास का एक एसेट रिवैल्यू हुआ है तो फिर उस क्लास के सारे एसेट्स रिवैल्यू होने चाहिए। तो आज के बाद अगर कभी वर्ड क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आए तो मेरी तरफ जरा देख के बता देंगे चंद एक एग्जांपल्स ऑफ क्लासेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या हैं। तो आई होप कि कोई नई बात नहीं आई है, शायद जिन्हें हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के हेड्स कह सकते हैं या एग्जांपल्स कह सकते हैं, वही क्लासेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। वापस आ जाए पेज नंबर 17 पे, आज तो मजा ही बहुत आ रहा है। कभी मेरी क्लास में इत्तेफाक आपका हुआ है कि यार आज पढ़ाई का मजा आ रहा है? ना ये इत्तेफाक हुआ है, ना ये कभी होना है, ये मजा मजबूरन आज लेके ही आना है। तो आ जाए पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिस तरह पढ़ने को ना कभी दिल कर रहा था, ना कोई चांस है और ना ही कर रहा है, लेकिन बेटा पढ़ना तो है। अब सब लोग किस मिशन से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दूर दूर से ईद के बाद वापस आए हैं, खुद से सोचें कहाँ कहाँ से वापस आए हैं, क्या मिशन लेके आए हैं, आए आज उस मिशन को थोड़ा सा अकम्प्लिश करने की कोशिश करते हैं। फॉर ईच क्लास ऑफ रिवैल्यूड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पढ़ें जी सेंटेंस, फॉर ईच रिवैल्यूड क्लास ऑफ, देन बेटा ये जो वर्ड्स लिखे हुए ये थोड़े से टफ हैं, पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैं ट्रांसलेट भी कर लेता हूँ लेकिन इसे अप्लाई करना पड़ना है। आप जरा हेल्प कीजिएगा अगर आपको कुछ समझ आए। कॉमा के बाद पढ़ रहा हूँ, द कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन, आज के दिन के लिए आपने इस लम्हे के लिए इंग्लिश पढ़ी है जितनी भी पढ़ी है जिंदगी में। द कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज का मतलब होता है रिकॉर्डेड, अकाउंटिंग में एक वर्ड बार बार रिकॉग्नाइज आप जिंदगी में देखेंगे, सिंपली इसका मतलब रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड रिकॉर्ड किया। जिस समय अगर आपसे कहूँ मशीनरी को रिकॉग्नाइज कर लें तो क्या ज़हन में आएगा? मशीनरी को डेबिट करके रिकॉर्ड कर लें, मशीनरी को रिकॉर्ड कर लें, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट, तो इन अदर वर्ड्स मशीनरी को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। तो इससे ना परेशान हो। दोबारा सेंटेंस शुरू करें कॉमा से आगे, द कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड हैड द एसेट बीइंग कैरिड अंडर द कॉस्ट मॉडल। ट्रांसलेशन बेटा इसकी इस तरह से बनेगी, बाकी डेफिनेटली फिगर के बगैर शायद मुश्किल हो जाएगा समझना। यकीनन हम बात करें इस वक्त रिवैल्यूड एसेट्स की, अगर एसेट रिवैल्यू हो जाए तो फिर उसकी जो कैरिंग अमाउंट है वो रिवैल्यूड अमाउंट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके आती है, ये सबको पता। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जरा अपना रजिस्टर देखें जरा, रजिस्टर में जो बिल्डिंग का लेजर है, बिल्डिंग के लेजर में पहले साल का सीडी बताएं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 456 आप बता रहे हैं शायद सीडी बिल्डिंग का, ये कॉस्ट है इसकी, फेयर वैल्यू है, वैल्यूएशन हो गई थी, और -24 उसकी बेस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब आप बनाएंगे तो यकीनन आप 456 -24 करके अपनी कैरिंग अमाउंट लिख रहे होंगे। इन अदर वर्ड्स अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो रिवैल्यूएशन मॉडल की बेस पे कैरिंग अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आएगी, लेकिन डिस्क्लोजर ये रिक्वायर्ड है, शेयर होल्डर्स को ये बताना है कि अगर ये बिल्डिंग कॉस्ट मॉडल पे ही रहती, किस मॉडल पे गई है, लेकिन अगर ये बिल्डिंग कॉस्ट मॉडल पे ही रहती
तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे इसकी कॉस्ट मॉडल के मुताबिक कैरिंग अमाउंट क्या होती, क्या है वो वैल्यू की बेस पे आ रही है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। लेकिन नोट्स में शेयर होल्डर्स को क्या बताना है कि अगर फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट ना किया होता, कॉस्ट मॉडल ही होता, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कॉस्ट मॉडल की कॉस्ट मॉडल के एंगल से बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट क्या होती, क्या है कहाँ बताना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और कॉस्ट मॉडल के एंगल से कितनी फिगर होती है कहाँ बताना है, ये नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना है। कुछ वर्ड्स मेरे समझ आ गए हैं, बाकी डेफिनेटली इंशाल्लाह अभी फिगर्स की बेस पे बात करेंगे कि बिल्डिंग अगर फॉर एग्जांपल हमारे सवाल में कॉस्ट मॉडल पे ही रहती तो देन उसकी कैरिंग अमाउंट रिस्पेक्टिव ईयर्स में कितनी कितनी आ रही होती। तो शेयर होल्डर्स को शॉर्ट वर्ड्स में पॉइंट नंबर 3 में क्या बताना है, कॉस्ट मॉडल की कैरिंग अमाउंट बतानी है। लास्ट पॉइंट देन वो कहते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस, फोर्थ डिस्क्लोजर, रिवैल्यूएशन सरप्लस बताना है इंक्लूडिंग इंडिकेटिंग द चेंज फॉर द पीरियड। यहां तक पहले रुक जाए जरा। रिवैल्यूएशन सरप्लस बताना है इंक्लूड इंडिकेटिंग चेंज का मतलब है कि सरप्लस में क्या तब्दीली हुई है, ठीक है। अच्छा आगे भी ना पढ़े, इसका मीनिंग सिंपली ये है, कभी आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेटर बनाया यार, मुकर ना जाए यार, कभी जिंदगी में इत्तेफाक हुआ रिवैल्यूएशन सरप्लस का वर्ड सुनने का, चले शुक्र है पहला स्टेप तो ठीक हो गया। इसका कभी लेजर सोचा हमने आज तक रिवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में जो जो सोचा है, आए जरा उसको एक दफा इकट्ठा सोचने की कोशिश करते हैं विदाउट एनी फिगर। क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में ब्रॉड डाउन हो सकता है डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट पे करेगी। फिर अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट रिवैल्यू हो जाए और सरप्लस आ जाए, एंट्री बोले एंट्री बोले एंट्री बोले, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, सरप्लस का लेजर बना रहा हूँ, रेफरेंस ऑपोजिट लिखा मैंने। कभी ये हो सकता है कि लॉस आ जाए और सरप्लस पड़ा हो, रिवैल्यूएशन लॉस आ जाए और सरप्लस पड़ा हो, फिर आप क्या एंट्री करेंगे, एसेट क्रेडिट करेंगे और जितना सरप्लस पड़ा हो पहले वो डेबिट करेंगे, और बैलेंसिंग फिगर अगर है तो वो रिवैल्यूएशन लॉस की प्रॉफिट लॉस में लेकर जाएंगे। अपने सामने जरा रजिस्टर खुला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, वर्किंग्स में जो क्वेश्चन सॉल्व किया आपने रजिस्टर में, मैंने कल भी आपको बताया था इंशाल्लाह अगर मेरी जिंदगी रह गई तो क्लासेस में अब ये इत्तेफाक मुश्किल ही होगा कि हम 1 मिनट भी वेस्ट किए बगैर क्लास से जाए। याद आ गया सर? तो आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह मैं आपका 1 मिनट भी कभी इंशाल्लाह वेस्ट नहीं करूंगा। मेरे लिए दुआ करें इंशाल्लाह कर दें बस, ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे मैं आपकी कभी भी इस उम्मीद से कि अगेंस्ट कोई काम करूं कि आपका 1 मिनट भी मेरी वजह से कभी वेस्ट हो। डन है सर? तो आपका फिर टेंशन है कि मुसलसल टेंशन है इसने आज क्लास पूरी नहीं लेनी, कोई टेंशन ना लें, इधर दरवाजा वैसे ही बंद है और इधर से मैं नहीं निकल पाऊंगा, तो टेंशन फ्री रहें इंशाल्लाह। वंस अगेन तो नहीं, पहली दफा इंशाल्लाह पूरा टाइम करके जाएंगे। कौन सा सवाल का आंसर आपके सामने आ गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया है, वर्किंग में आप आ गए हैं। 1 जनवरी 2016 की आपने वर्किंग ढूंढ ली है, कितना लॉस आया था? मायूसी ना फैलाएं, फिगर नजर आ रही है, डबल एंट्री बोलें। अगर बेटा फॉर एग्जांपल ये एंट्री हुई हो तो क्या इस एंट्री का कोई इफेक्ट सरप्लस के लेजर में आएगा? किस साइड पे आएगा? अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल कितना आएगा? 27 आएगा, बाकी 27 लॉस के लेजर में जाना चाहिए, उसकी बहस नहीं हो। तो ये काम कब हो सकता है, जरा रेफरेंस देके एंट्री बोले जरा। सरप्लस डेबिट एसेट क्रेडिट वाला काम कब हो सकता है? जब सरप्लस पड़ा हो और लॉस आ जाए। देन और आगे चलें, क्या सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स में जा सकता है? डबल एंट्री बताएं। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, एक आवाज भाई की कही है एलिमिनेशन वाली एंट्री का बेटा यहाँ कोई काम नहीं है। एलिमिनेशन की एंट्री क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट की यहाँ बहस नहीं है, सरप्लस के लेजर में सरप्लस ट्रांसफर शायद आता है। डन है सर? मेरा ख्याल है कि शायद यही पॉसिबिलिटीज फिलहाल हमने पढ़ी हैं, और देन फिर एंड में एक सीडी आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, ये आप बना लीजिएगा, आपके पास जगह है पेज नंबर 17 पे, लेकिन जस्ट एक मिनट जरा।
मैं जरा बता दूं कि ये मैंने इंग्लिश में पढ़ के ये लेजर बनाया क्यों है। लिखा हुआ था सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस इंडिकेटिंग द चेंज फॉर द पीरियड। इसका सिंपली मतलब ये है यहाँ तक सेंटेंस का कि ये जो सरप्लस का लेजर है इसे आपने स्टेटमेंट फॉर्म में शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट कर देना, क्योंकि जब भी आप प्रेजेंट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चेंज आया है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि ओपनिंग बैलेंस था 10 और क्लोजिंग बैलेंस है सपोज 15, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा जहन बनाया था, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सरप्लस नजर आता है? बेटा ना करो यार, ऐसे खुदा का नाम लो यार प्लीज। अच्छा भला बोलते क्लास में आप आए हैं तो कहीं खुदा ना खासा मेरी वजह से आवाजें खत्म तो नहीं हो गई, ये टेंशन मुझे तो ना दें यार। क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस कभी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने देखा है? कौन कौन सी फिगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आएंगी? सिर्फ क्लोजिंग नजर आएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सिर्फ क्लोजिंग नजर आएगा 15 इस केस में। अगर कंपैरेटिव दे रहे होंगे तो 10 भी नजर आ जाएगा, लेकिन 10 से ये 15 हुआ कैसे? ये शेयर होल्डर्स को, ये जो चेंज है शेयर होल्डर्स को नोट्स में इसी लेजर को अगर हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के बता देंगे तो पता चल जाएगी कैसे। एक मिनट सुना जरा, जस्ट एक मिनट। ड्यूरिंग द ईयर सपोज 12 सरप्लस आया, ड्यूरिंग द ईयर सपोज 5 लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट हुआ, ठीक है सर, ठीक है सर, और सपोज 2 रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर हुआ था। चेक करें, मैंने लेजर बैलेंस कर दिया, अकाउंटेंट बन गया, वैसे प्लस करके दिखा जरा। ओपनिंग कितना था, फर्दर ऐड कितना हुआ, 22 टोटल हो गया, 5 किधर गया, लॉस से एडजस्ट हुआ, कितना रह गया 17, 2 किधर गया, और 15 रिमेनिंग बच गया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सिर्फ 15, और कंपैरेटिव अगर दे रहे होंगे, कंपैरेटिव किसे कहते हैं, तो 10 नजर आ रहा होगा। लेकिन शेयर होल्डर्स को नोट्स में जाके बताना है कि 10 से 15 कैसे हुआ। आपको नजर आ रहा है 10 से 15 कैसे हुआ, लेकिन हमें नजर आ रहा है लेजर फॉर्म में। शेयर होल्डर्स में हो सकता है लोग अकाउंटेंट्स ना हो, जिसके ज्यादा चांसेस हैं। शेयर होल्डर कौन होता है? कौन हो सकता है? जिसके पास पैसे होंगे वो शेयर होल्डर बन सकता है। ऐसे ही नहीं यार, शेयर कौन खरीद सकता है? उसके लिए कोई पढ़ा लिखा होना भी बल्कि अच्छा है, अगर ना पढ़ा लिखा हो तो डॉक्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, नॉन अकाउंटेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसी लेजर को अगर स्टेटमेंट फॉर्म में रिफ्लेक्ट कर दिया जाए तो क्या पता चल जाएगा कि ओपनिंग से क्लोजिंग में क्या चेंज आया है। मसलन इस लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम? ब्रॉट डाउन सरप्लस, ओपनिंग सरप्लस, ऐड क्या करेंगे, सरप्लस फॉर द ईयर, और लेस क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ लॉस, लेस क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस। ये लेस क्यों करेंगे? पहले तो मैंने ऐड बोला था, क्रेडिट हो रहा है तो ऐड कर देंगे, और डेबिट हो रहा है तो लेस कर देंगे, और इंशाल्लाह इज इक्वल टू क्लोजिंग निकाल देंगे। फिगर्स रिपीट कर दें जरा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, बीडिंग की जगह ओपनिंग बैलेंस, रिवैल्यूएशन सरप्लस 12, ऐड 12, रिवैल्यूएशन लॉस एडजस्टमेंट 5, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस 5 और 2 को नेगेटिव कर देंगे तो शेयर होल्डर्स को चेंज इंडिकेट हो जाएगी। डन है सर? आपके लिए गुड न्यूज ये है 1 मिनट रहता है और आधा सेंटेंस रहता है। आ जाए, आधा सेंटेंस पढ़ते हैं, बल्कि नोट करना जी आप, लगता है हम आधा सेंटेंस पढ़ के ही जाएंगे। अच्छा, ये जो मैंने हाफ यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लें, और यहाँ तक हाफ सेंटेंस का मतलब सिंपली क्या है कि सरप्लस का लेजर, नीचे जगह है पेज के वहीं बना लें, और सरप्लस का लेजर इन स्टेटमेंट फॉर्म, लेजर ऑफ सरप्लस। आप सिर्फ ये लेजर ही बना लें, इंशाल्लाह इसको स्टेटमेंट में कल कन्वर्ट करेंगे। लेजर ऑफ सरप्लस है स्टेटमेंट फॉर्म। आपको बेटा खुदा ना खासा तंग करना मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है, हो सकता है आपको लगना शुरू हो गया हो, लेकिन ये जो पेपर आई कैप का ये बहुत ज़्यादा टफ आता है। आई कैप एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो उस तंगी से बचने के लिए ये मजबूरी है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपने आप को ठीक ठाक तंग करके ना चाहते हुए भी सही तैयारी करके जाया जाए।